प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं मोहिनी आपका स्वागत करती हूँ। हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास में हम देख रहे थे आदिकाल, और आदिकाल में भी हम पढ़ रहे थे लौकिक साहित्य को। और लौकिक साहित्य में हमने देखा था कल की क्लास में अमीर खुसरो को। आज हम देखेंगे विद्यापति को। इन्हें हमें डिटेल में पढ़ना होगा, क्योंकि इनकी रचनाओं के साथ साथ इनका जीवन परिचय भी हमें पढ़ना है। अलग से जो कवि या कई रचनाकारों को जो हमें देखना है, तो आपके सिलेबस में विद्यापति जी का भी नाम दिया हुआ है, तो इन्हें हमें डिटेल में देखना है। और हम क्या क्या देखेंगे? पहले हम देखेंगे विद्यापति का जीवन परिचय, फिर हम देखेंगे विविध विविध विद्वानों ने इनको क्या क्या नाम दिए या कहें उपाधियां दी, और फिर हम देखेंगे विद्यापति की जो रचनाओं का जो विषय है उसके संबंध में विद्वानों ने क्या मत माने हैं, और विद्यापति की जो रचनाएं हैं वो किस किस भाषा में रचित है ये हम देखेंगे। उनकी रचनाओं के संबंध में विशेष तथ्य हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे उनकी विद्यापति के संबंध में विद्वानों के कथन हम देखेंगे। तो आज हम बिल्कुल डिटेल में विद्यापति जी को पढ़ेंगे। तो क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं विद्यापति जी का जन्म इनका 1350 ईस्वी में विस्फी दरभंगा बिहार में हुआ था। निधन इनका माना जाता है 1460 ईस्वी, जो कि सर्वमान्य मत भी माना जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। सर्वमान्य मत हमें जरूर याद रखना चाहिए। डॉक्टर बच्चन सिंह जो है इनका जन्म, क्योंकि विद्वानों के मतभेद भी हैं इसमें जन्म समय को लेकर, तो इसीलिए मैंने कई विद्वानों के भी रखे और सर्वमान्य वाला भी रखा है। ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह इनका जन्म 1360 ईस्वी में मानते हैं तथा निधन 1448 ईस्वी में मानते हैं। पिता इनके हैं गणपति ठाकुर। इनके पिता को योगेश्वर की उपाधि प्राप्त थी। उन्होंने गंगा भक्ति तरंगिणी की रचना की थी। इनके पिताजी जो है वो भी रचना करते थे, उनको योगेश्वर कहा जाता था। गुरु इनके थे पंडित हरि मिश्र। आश्रयदाता मतलब जिनके आश्रय में ये रहे, आश्रयदाता राजा कौन कौन थे? शिव सिंह थे और कीर्ति सिंह थे। इम्पोर्टेंट मतलब अगर एक ही नाम आए, आपको एक ही नाम चूज करना हो तो वो शिव सिंह का रहेगा। ठीक है, बाकी आपको दोनों याद रखने हैं। आगे चलते हैं। आगे है विद्यापति को विविध विद्वानों द्वारा दिए गए नाम या फिर कहें उपाधियां। तो मैथिल कोकिल इनको किसने कहा? मिथिला के विद्वानों ने। मतलब इनको कई विद्वानों ने जो है मैथिल कोकिल कहा, इसलिए किसी एक का नाम यहाँ पे नहीं दिया गया। फिर बात करें पंचानन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें पंचानन कहा है। फिर बात करें पंचदेवोपासक, तो हर प्रसाद शास्त्री ने इन्हें पंचदेवोपासक कहा है, यानी 5 देवों की उपासना करने वाले। ठीक है, जातीय कवि और अपरूप का कवि कहा है इन्हें डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अब ये अपरूप का कवि क्या है? मतलब जो रूप सबने देखा है तो वो तो है ही। अपरूप मतलब जो रूप किसी ने नहीं देखा है, ऐसे रूप से परिचय कराना। जैसे इन्होंने पदावली जो लिखी थी, तो राधा कृष्ण का ऐसा रूप किसी ने नहीं देखा था जो ये वर्णन करते हैं, तो इन्होंने मतलब दूसरा रूप दिखाया, तो इन्हें इसीलिए कहा, उपाधि दी गई अपरूप का कवि। फिर बात करें अभिनव जयदेव, ये इन्हें कहा शिव सिंह ने। अभिनव जयदेव इन्हें क्यों कहा? जयदेव एक कवि हैं संस्कृत के, उनकी रचना थी गीत गोविंद, तो उसी के आधार पे इनको अभिनव जयदेव यानी कि नया जयदेव की संज्ञा दी है। किसने? शिव सिंह ठाकुर ने। फिर है कूच कवि, तो कूच कवि किसने कहा है? बाबूराव सक्सेना ने और हरप्रसाद शास्त्री ने भी कहा है। आगे देखते हैं। आगे बात करेंगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने विद्यापति की 16 उपाधियों का उल्लेख किया है। कितनी? 16 उपाधियों का। तो पहली है अभिनव जयदेव, दूसरी है दशावधान, फिर है कविशेखर, फिर है कंठहार, फिर है नवकवि शेखर, फिर है सस्सर कवि, फिर है खेलन कवि। ये कुछ जो नए लोग
मान रहे हैं, जो नए विद्वान आ रहे हैं वो मान रहे हैं शायद ये खेलन कवि ना हो, यहाँ पे लेखन कवि हो, वो लेखन कवि कहना चाह रहे हो, तो आप उसको भी ध्यान में रखिए। अगर ऑप्शन में एक आता है उसमें लेखन ही आता है, तो मतलब विद्यापति को उनमें से क्या कहा जाता है, लेखन ही आता है, खेलन नहीं आता, तो आप लेखन को भी लगा सकते हैं। और अगर खेलन आता है तो फिर तो उसको लगाना ही है। अगली है कवि, फिर है सुकवि कंठार, फिर है महाराज पंडित, फिर है राज पंडित, फिर है कवि रत्न, फिर है कवि कंठार, फिर है कविवर, फिर है सुकवि, फिर है कवि रंजन। आगे देखते हैं। विद्यापति की रचनाओं के वर्ण विषय यानी कि जो रचना है उसमें किस विषय का वर्णन किया गया है, किस संबंध में विद्वानों के मत या फिर कथन क्या है, तो इसे हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 3 ग्रुप में ये विद्वानों के मत बट गए हैं। तो अब यहाँ पे वही देखते हैं। अब एक है जो कि भक्त कवि मानता है, भक्त कवि मानने वाले विद्वान, एक है जो श्रृंगारिक कवि मानने वाले विद्वान हैं, और एक ग्रुप है रहस्यवादी कवि मानने वाले विद्वान। ठीक है, तो आप ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। ठीक, ये मिलान करने को आ जाता है कि किस कवि ने मतलब उनको किस मतलब कौन से कवि किस ग्रुप में है, ऐसे आ जाता है ये मैचिंग में, तो आपको याद रखना है। तो पहले भक्त कवि मानने वाले विद्वान हैं श्याम सुंदर दास, फिर है ब्रजनंदन सहाय, फिर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये लाइन से रखने हैं तीनों, श्याम सुंदर दास पहले, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ आपको तीनों का नाम याद रखना है कि ये भक्त कवि इस विद्यापति जी को मानते हैं। फिर बात करें श्रृंगारिक कवि मानने वाले विद्वान, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, सुभद्रा झा हैं, हर प्रसाद शास्त्री है, डॉक्टर बच्चन सिंह है। फिर है रहस्यवादी कवि मानने वाले विद्वान, मतलब रहस्यवादी कवि मानने वाले मतलब ये इनका उजागर नहीं होता है वर्ण विषय क्या है, कुछ पता ही नहीं चलता है ये कभी श्रृंगारी है, कभी भक्त कवि है, या कभी कुछ और है। तो ऐसे कुछ विद्वान ऐसे रहस्यवादी कवि इनको मानते हैं। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन है, फिर है जनार्दन मिश्र, फिर है नागेंद्र नाथ गुप्त, फिर है कुमार स्वामी। आगे देखते हैं विद्यापति की रचनाएं। तो विद्यापति की रचनाएं, एक है संस्कृत भाषा में रचित, फिर हम देखेंगे अवट में रचित, फिर है संस्कृत प्राकृत एवं मैथिली मिश्रित भाषा में रचित, फिर आ जाएगी मैथिली भाषा में रचित। ठीक है, तो इन चारों को हम देखते हैं। तो संस्कृत भाषा में रचित रचनाओं की बात कर लेते हैं। पहली है शैव सर्वस्व सार, फिर है गंगा वाक्यावली, फिर है दुर्गा भक्ति तरंगिणी, फिर है भू परिक्रमा, फिर है दान वाक्यावली, फिर है पुरुष परीक्षा, फिर है विभाग सार, फिर है लिखनावली, फिर है गया पत्तकल पत्तलक, फिर है वर्ण कृत्य। इनकी रचनाएं जो हैं अगर हम इग्नू की बुक के हिसाब से देखेंगे तो 14 इनकी रचनाएं मानी जाती है। अब देखिए आप 10 तो ये हो गई संस्कृत भाषा वाली, ठीक है, फिर और देख लेंगे हम, और इसमें शामिल होती है पदावली, और इसमें शामिल होती है कीर्तिलता, और उसमें शामिल होती है कीर्ति पताका। तो ये हो गई 10, 11, 12, 13 ये हो गई। तो एक अन्य नाम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जो इसमें शामिल किया जाता है। अगर इग्नू के हिसाब से इसको 14 मानते हैं तो वैसे कई विद्वान इसको 16 भी मानते हैं। ये है रचना इनकी प्रमाण पुराण संग्रह। याद रखिए आप अगर मेरी क्लास से देख रहे हैं वीडियो, तो विद्यापति हो या अमीर खुसरो हो, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। मैंने ये कई किताबों को लेके निचोड़ बनाया है, कई किताबों को लेके, मतलब इस क्लास में इस किताब में अलग दिया, उस किताब में अलग दिया, तो सभी किताबों से मिलाकर मैंने नोट्स बनाए हैं। तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर जाएगा ही नहीं। मैंने नेट की भी किताबें उठाई, उसकी भी किताबें उठाई, तो जो मैंने प्रैक्टिस सेट भी बनाया है ना, तो सब के क्वेश्चन उसमें मिला दिए, ताकि अगर क्वेश्चन की सीरीज भी कोई देखे, प्रैक्टिस सेट भी, तो नया क्वेश्चन आपको लगेगा ही नहीं आया। हाँ, ये हो सकता है कि जो उसके 4 ऑप्शन है उसी में से घुमा के नया बना दे, लेकिन इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, अधिकतर इसमें से ही आते हैं।
तो ये जो कीर्तिलता है, कीर्ति पताका की बात करें, ये है अवहट में रचित। फिर बात करेंगे संस्कृत, प्राकृत एवं मैथिली भाषा में रचित, तो वो है गोरक्ष विजय। गोरक्ष विजय नाटक है। फिर मैथिली भाषा में रचित है पदावली। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट और फेमस है ही। हालांकि ये कीर्तिलता और कीर्ति पताका भी इतनी ही फेमस है, अवहट में रचित है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। वैसे इनकी रचना 16 मानी जाती है, और अगर इग्नू के हिसाब से चलें तो ये 14 हो गई, मैंने आपको बताई दी। 10 ये हुई वर्णकृत्य संस्कृत वाली को लेकर, कीर्ति पता कीर्तिलता का 11, 12, 13 पदावली और 14 मिला के इस रचना को हो गई। अब बात करें 16 की, तो 10 ये है, 11, 12, 13, एक ये हो गई 14। फिर आगे देखते हैं। फिर कुछ विद्वान इनके 2 नाटक और मानते हैं। एक तो अभी हमने देखा था गोरक्ष विजय, 2 नाटक और माने तो अभी हमारी हो गई पूरी 16 रचना। ये हो गई पारिजात हरण और ये हो गई रुक्मणी परिणय। आगे हम देखते हैं विद्यापति एवं उनकी रचनाओं के संबंध में विशेष तथ्य। तो पहला है, विद्यापति जो है शिव के भक्त थे। पदावली जो उनकी रचना है उसमें शिव की स्तुति से संबंधित कुछ पद हैं जिन्हें नचारी कहा गया है। कीर्तिलता में तिरहुत के शासक कीर्ति सिंह की वीरता एवं उदारता का चित्रण है। एक बात ध्यान रखिए कि जो फेमस रचनाएं होती हैं या फेमस जो कवि या रचनाकार होते हैं, उनकी कुछ रचनाएं या फेमस रचनाएं हमको याद रखना है कि उसमें वर्ण विषय क्या है, मतलब उसमें वो किस विषय पे आधारित है, उसमें मतलब किसका चित्रण है, किसकी वो कथा है, उसका नायक का भी आप नाम याद रखें तो और भी अच्छा है। जैसे बताया कीर्तिलता में तिरहुत के शासक कीर्ति सिंह की वीरता एवं उदारता का चित्रण है। ये प्रश्न अक्सर हमें एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। अब इन्होंने बताया कीर्तिलता में जौनपुर का चित्रण भी मिलता है, यानी कि जो स्थान है जौनपुर उसका चित्रण भी मिलता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्तिलता को भृंग भृंगी संवाद कहा है। यहाँ से हम कुछ चीजें समझते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो समर्थक विद्वान माने जाते हैं किसके, सुख सुखी संवाद या फिर कहे भृंग भृंगी संवाद के। इन्होंने क्या किया था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो जो कि चंद बरदाई की रचना है, हमने पढ़ी थी, तो उसको रचना को बताते हैं कि ये रचना सुख सुखी संवाद में है। अब ये पहली बात ये समझेंगे सुख सुखी भृंग भृंगी होता क्या है। तो ये एक कथा कहने की शैली होती है, मतलब एक विशिष्ट प्रकार की शैली होती है जिसमें संवाद हमारा जो चलता है। अब हम सोचेंगे, आप सोचेंगे ये क्यों यूज़ की जाती है। ये रोचकता बनाने के लिए यूज़ की जाती है। पहले इसे समझेंगे हम है क्या। आज के समय में जैसे किसी हम फिल्म या नाटक जो देखते हैं तो उसमें 2 सूत्रधार या फिर कहें नरेटर जो होते हैं, मतलब आपस में बातचीत करते हुए हमें पूरी कहानी सुना देते हैं। मतलब एक कुछ कहता है, दूसरा उसका ही उसी पे आधारित दूसरी बात कहता है, या कोई सवाल है तो उसका उत्तर देता है। इसी के रूप में पूरी कहानी या नाटक सुनाया जाता है। तो ऐसे ही ये है, इसमें रोचकता पैदा करने के लिए ये यूज़ की जाती है। इसमें क्या होता है, सीधी कहानी सुनाने के बजाय पक्षियों या फिर कीटों के माध्यम से बात करते हैं। तो क्या है, वो पाठक को या फिर दर्शक जो भी मतलब सामने वाला है उसको ज़्यादा दिलचस्प यानी कहें ये ज़्यादा रोमांचक लगता है। और इसमें जो है दार्शनिक गहराई भी इसमें नज़र आती है। लेखक क्या करता है, इन पक्षियों के जरिए वो कठिन बातें भी कह देता है जो शायद मुख्य पात्र या कहें इंसान जो उसमें होते हैं सीधे वो बातें नहीं कह पाते। और इसमें क्या है, निष्पक्षता भी रहती है या कहें तटस्थता। जैसे पक्षी जो है वो दुनिया को बाहर से देख रहा है, इसलिए उनकी बातें जो है निष्पक्ष लगती हैं या फिर कहें सत्य के करीब मानी जाती हैं। ठीक है, तो सुख सुखी संवाद जो है मतलब सुख यहाँ पे तोता और शुकी जो है मतलब तोता हुआ नर तोता और ये मादा तोता, उसको शुकी कहा गया है या फिर कहे तोता और तोती। तो जो पृथ्वीराज चौहान की जो वीरता और उनके जीवन की कथा जो सुनाई जाती है वो इसी रूप में सुनाई जाती है कि एक नर तोता अपनी मादा तोता को ये कहानी सुना रहा होता है। और ये खास बात इसमें ये होती है कि ये शास्त्रों नियमों
और मर्यादाओं की बातें इसमें की जाती हैं। और जो मादा जो तोता होता है, ये तो नर तोते की बात थी, मादा जो तोता होता है वो भावनाओं, प्रेम और जैसे स्त्री, मतलब उसमें मादा तोता है ना वो, तो और स्त्री के हृदय की गहरी बातों का वो पक्ष लेगा। यानी कि कहें साहित्यिक दृष्टि से वो मादा तोते को दिखाया जाएगा। ये एक मतलब रचना प्रधान एक शैली हो गई, रचना की शैली। और ऐसे ही ये रंग बिरंगी संवाद की बात करें तो इसमें आ जाता है भंवरा और भंवरी, या कहें नर भंवरा और मादा भंवरा। ठीक है, तो ये जो शैली है ये कीर्ति लता में प्रयोग की गई थी। ऐसा कौन मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं। ये शुक-शुकी संवाद की भी मानते हैं पृथ्वीराज रासो की, और इसकी विद्यापति की कीर्ति लता को भी ये मानते हैं कि रंग बिरंगी संवाद में रची गई है। ठीक है, आशा करती हूँ अब आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। कीर्ति लता में 4 अध्याय हैं जिन्हें पल्लव कहा गया है। कीर्ति पताका में, अभी कीर्ति लता की बात हो रही थी, अब कीर्ति पताका की। कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता एवं उदारता का चित्रण है। शिव सिंह कौन? जो इनके विद्यापति के आश्रयदाता राजा थे। आगे देखते हैं। पदावली में मुख्यतः राधा एवं कृष्ण की श्रृंगारिक लीलाओं का चित्रण हुआ है। यह रचना संवत सुखाए रचित है, मतलब अपने खुद के जो लिख रहा है वो अपने खुद के सुख के लिए ये रचना लिख रहा है, तो ऐसी ये रचना है। इसकी रचना जयदेव के गीत गोविंद के आधार पर हुई थी, या उसका अनुकरण भी कह सकते हैं। संस्कृत के कवि थे या कई रचनाकार थे जयदेव, उनकी रचना थी गीत गोविंद। उसमें पदावली में जैसे पद हैं इसी प्रकार के पद मिलते थे। अब उसे चाहे श्रृंगारिक माने चाहे भक्ति माने, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि वो भी श्रृंगारिक थे और पदावली के पद भी श्रृंगारिक हैं, तो उसी के जैसी ही ये रचना मानी जाती है, या कहें उसका अनुकरण ही है। तो इसमें शिव की स्तुति से संबंधित पद भी हैं, जिसमें राजा शिव सिंह, लक्ष्मण सेन एवं लखीमा देवी का वर्णन भी है। इस रचना का चैतन्य संप्रदाय में बहुत आदर है। याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि किस रचना में राजा शिव सिंह, लक्ष्मण सेन एवं लखीमा देवी का वर्णन है, तो याद रखें पदावली में है। आगे चलते हैं। पदावली के पदों की मादकता के कारण, मतलब इतना ज्यादा उसमें श्रृंगार था, कारण निराला ने नागिन की लहर पदावली के पदों को या पदावली को कहा है। ठीक है, याद रखेंगे नागिन की लहर किसने कहा है? निराला ने। किसको कहा है? विद्यापति की पदावली के पदों को। विद्यापति हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने कृष्ण को काव्य का विषय बनाया। ठीक है, हिंदी के पहले, याद रखें। अब आगे देखते हैं विद्यापति के संबंध में विद्वानों के कथन। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चन सिंह के कथन। पहला है, कीर्ति लता कीर्ति सिंह के प्रीत्यर्थ लिखी गई थी, और पदावली संवाद सुखाए और शिव सिंह लखीमा देवी के प्रीत्यर्थ। मतलब प्रीत्यर्थ मतलब उसके प्रेम को दिखाने के लिए, एक तरीके से उसके प्रेम में, स्नेह में। तो कीर्ति लता जो है कीर्ति सिंह के को समर्पित कह सकते हैं कि लिखी गई थी, और पदावली संवाद सुखाए थी, मतलब खुद के सुख के लिए, और शिव सिंह और लखीमा देवी का उसके प्रेम में, या कहें उन्हें समर्पित के रूप में। कीर्ति लता की भाषा को विद्यापति ने खुद अवहट कहा है। देसिल बैना सबजन मिठा ते तसन जंपो अवहट्टा। इम्पोर्टेंट है। विद्यापति कीर्ति लता में साहित्यिक और सामाजिक परंपरा का समर्थन करते हैं, तो पदावली में उन्हें तोड़ते हैं, क्योंकि पदावली में जो है श्रृंगारिक पद माने जाते हैं, तो इसीलिए ये बात कही गई है। एक और तो वे अपभ्रंश या अवहट में लिख रहे थे, दूसरी ओर मैथिली में। तो इससे पता चलता है कि 14वीं शताब्दी के अंत तक, जो कि इनका समय है विद्यापति का, अपभ्रंश का स्थान देश भाषाएं ले चुकी थी। देश भाषा में लिखी पहली रचना विद्यापति की पदावली ही है, अतः हिंदी के पहले कवि विद्यापति ही ठहरते हैं। आगे देखेंगे।
विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिर को आध्यात्मिक कहना है। मतलब जैसा स्थापत्य या फिर कहें रचना प्रधान शैली जो है विद्यापति की पदावली है, तो वैसी ही स्थापत्य कला या रचना कहें खजुराहो के मंदिरों में जो तस्वीर जो रहती है या मूर्तियां जो रहती है, कला जो है इसी पे आधारित है। तो क्या हम उसे आध्यात्मिक कह सकते हैं जो खजुराहो के मंदिर में जो प्रतिमाएं स्थापित है? अगर उसे नहीं कह सकते तो विद्यापति की पदावली को भी हम नहीं कह सकते, ऐसा बच्चन सिंह कह रहे हैं। मैथिली की मिठास, लोक धुनों का समावेश, तन्मयीभूत करने की अपनी क्षमता के कारण पदावली आज भी लोकप्रिय है, कल भी रहेगी। तन्मयीभूत का मतलब होता है कि विषय में पूरी तरह मतलब डूब जाना या फिर कहें उसे अपने अनुसार बना लेना। आगे है नागर अभिरुचि के बावजूद। नागर अभिरुचि क्या होती है? मतलब नगर के प्रति रुचि या लगाव, नगरीय संस्कृति के प्रति जो भी लगाव है, जो कि बिहारी में भी था और विद्यापति में भी था। बिहारी में सबसे ज़्यादा था। अगर एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाए तो आप याद रखेंगे, बिहारी और विद्यापति की रचनाओं में वो देखने को मिलता है। और दोनों में से एक ऑप्शन हो तो बिहारी की रचनाओं में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा क्या? नगरी, या मतलब उन्हें ये भी कह देते हैं कि नागर अभिरुचि के कवि हैं, या कह सकते हैं नगरी अभिरुचि के कवि। ठीक है, हाँ। तो आगे है नागर अभिरुचि के बावजूद विद्यापति की रचनाओं में एक खुलापन है, साहस है, सौंदर्य उपभोग की ललक है, रूप दर्शन की अतृप्त प्यास है। मतलब श्रृंगार कहीं ना कहीं उसमें है ही। विद्यापति का प्रेम ना तो रोमांटिकों की तरह वायवी है, ना भक्तों की तरह दिव्य है। वे अपरूप के कवि हैं, इसे हम समझते हैं। रोमांटिकों की तरह वायवी, मतलब जैसे प्रेमी लोग बात करते हैं प्यार में चांद तारे तोड़ लाने की, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो वह वायवी है, मतलब वायु की तरह बहने वाला, मतलब बड़बोला। तो ना तो उनका प्रेम इस तरह का है और ना ही भक्तों की तरह दिव्य, मतलब जो कि शारीरिक ना होकर जो कि मन से होता है, तो उसे कहते हैं दिव्य। तो वे तो अपरूप के कवि हैं। अपरूप के कवि मतलब वो रूप जो लोगों ने आज तक देखा ना हो, मतलब एक रूप सामने आया हुआ है, उस रूप को ही जब देखते हैं, उस रूप को ही जानते हैं, उस रूप से ही परिचित हैं, तो उससे अलग दूसरा रूप दिखाना वो है अपरूप। ठीक है, फिर हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कथन। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण है। इन पदों की रचना जयदेव के अनुकरण पर शायद ही की गई हो। इनका माधुर्य अद्भुत है। वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि जयदेव की जो रचना है उसके आधार पे भी ना की गई हो, लेकिन वो कहते हैं कि ये पद श्रृंगार के ही हैं। जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए वह पदावली है। ये इम्पॉर्टेंट है। विद्यापति मैथिल कोकिल किस रचना के कारण कहलाए? पदावली के। और फिर अगला है, ये तो बहुत फेमस है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया। जैसे भी मैंने बताया था आपको, जयदेव की संस्कृत के कवि हैं, उनकी रचना थी गीत गोविंद, वो भी संस्कृत की थी। तो उसके जो पदों को जो लोग आध्यात्मिक बताते हैं, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी, मतलब वही लोग या उसी तरह से विद्यापति के इन पदों को भी जो है आध्यात्मिक बता सकते हैं। सूर आदि कृष्ण भक्तों के श्रृंगारिक पदों को भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। वो कहते हैं लेकिन ऐसा है नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि विद्यापति जो है कृष्ण भक्त परंपरा में नहीं है, क्योंकि वो तो उन्हें श्रृंगारिक कवि मानते हैं ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। फिर हम देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन है, विद्यापति श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि हैं। कहते हैं श्रृंगार रस में जो है ये एकदम निपुण कवि हैं, सिद्ध वाक कवि हैं, यानी सिद्धि हासिल की है उनको कहने में इन्होंने। फिर बात करते हैं बाबू गुलाब राय की। तो ये कहते हैं विद्यापति में भक्ति भावना तो थी,
ये मानते हैं भक्ति भावना तो थी विद्यापति में, लेकिन उस पर श्रृंगार भावना ने विजय पाली थी। उनके पदों को सुनकर चैतन्य महाप्रभु भक्ति के आवेश में लोटपोट हो जाते थे। इनके बारे में ये लाइन चलती है कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं, तो ये जब जब विद्यापति के पदों को, पदावली के पदों को सुनते थे तो वो बेहोश हो जाते थे। मतलब इतनी उसमें मादकता थी, ऐसा माना जाता है। और ये जो डॉक्टर गुलाब राय हैं, तो ये यही कहते हैं कि भक्ति भावना थी पर श्रृंगार भावना ने उस पर विजय प्राप्त कर ली थी, यानी कि उसको एक तरीके से दबा दिया था। आगे हम देखते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं विद्यापति का संसार ही दूसरा है। मतलब उनका संसार यहाँ है ही नहीं। उनके जो संसार में है उसकी ये खासियत बताते हैं कि वहाँ सदैव कोकिलाएं ही कूजन करती हैं, फूल खिला करते हैं पर उनमें कांटे नहीं होते। राधा रात भर जगा करती है, उनके नेत्रों में ही रात समा जाती है। शरीर में सौंदर्य के सिवाय कुछ भी नहीं है। मतलब ये कहते हैं कि उनका संसार ही अलग है, उनका संसार यहाँ वाला है ही नहीं। उसमें राधा रात भर जगा करती है और उसमें सौंदर्य के सिवाय कुछ है ही नहीं। ऐसा कौन कहते हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं, क्योंकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो है विद्यापति को श्रृंगारिक कवि मानते हैं। अगली लाइन ये कहते हैं विद्यापति के बाह्य जीवन में या बाह्य संसार में भगवद वजन कहाँ, यानी नहीं है। वह संधि में ईश्वर संधि कहाँ, यानी नहीं है। सद्य सनाता में ईश्वर से नाता कहाँ, अभिसार में भक्ति का सार कहाँ। उनकी कविता विलास की सामग्री है, उपासना की साधना नहीं। ये समझाते हैं कि विद्यापति का जो है संसार ही अलग है, उसमें भगवान का भजन है ही नहीं। वह संधि की बात करें तो वह संधि जो होती है, मतलब कि बचपन गया और जैसे यौवन आया या कहीं जवानी आई, तो इसको मानते हैं हम 15 साल की उम्र हम मान लेते हैं। इसमें जो अवस्था होती है, मतलब नया नया यौवन जो है, उस चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है। तो इसमें ईश्वर संधि नहीं है। सद्य सनाता होता है वह स्त्री या युवती जो अभी अभी स्नान करके बाहर निकली हो, मतलब उसके गीले बाल हैं, तो उन सब चीज़ों में ईश्वर से नाता है ही कहाँ, उसमें भक्ति का सार है ही कहाँ। उनकी कविता खाली भोग विलास की सामग्री है, उसमें उपासना की साधना ही नहीं है। ऐसा कहते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो इसी के साथ हमारा विद्यापति को हमने उनके बारे में सब चीज़ें देख ली। मेरे हिसाब से एग्ज़ाम में इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं। तो आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम लेके आएंगे लौकिक साहित्य का जो भी बचा हुआ है हिस्सा, उसमें गद्य वाला हिस्सा बचा हुआ है, तो अगली क्लास में हम जो है लौकिक साहित्य भी समाप्त कर देंगे। तो जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार।